दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग डायनेमिक्स ऑफ मशीन की शुरुआत करेंगे। डायनेमिक्स मशीन में आज हम लोग समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन। इसके अलावा डायनेमिक्स के द्वारा मशीन की किस टाइप की समस्याओं को सॉल्व किया जाता है ये भी समझेंगे। और लास्ट में हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, वेलोसिटी की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, इनको भी समझेंगे। आपको समझने के लिए सिर्फ वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अब जो मैं समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। यहां पर क्या लिखा है? डायनेमिक्स ऑफ मशीन। डायनेमिक्स ऑफ मशीन के अंदर जो मशीन यहां पर वर्ड लिखा हुआ है, ये अकेला मशीन वर्ड लिखा है, इसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी सबको रहती है। हम जानते हैं जो मशीन होती है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। मशीन में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, वह आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मशीन के कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन भी होता है। मतलब मशीन का एक पार्ट घूमेगा तो उसके साथ जुड़े हुए और भी पार्ट घूमते हैं। इस दौरान क्या होता है, मशीन के जो कंपोनेंट होते हैं उन पर फोर्सेस भी लगते होंगे और उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट भी होता होगा। जो मशीन के कंपोनेंट हैं उन पर फोर्सेस भी लगते होंगे और कुछ ना कुछ इफेक्ट भी होता होगा। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो फोर्स लग रहे हैं और उनका जो इफेक्ट है उनकी स्टडी करना भी जरूरी है। तो जो यहां पर डायनेमिक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स थ्योरी ऑफ मशीन की एक ऐसी फील्ड है, डायनेमिक्स थ्योरी ऑफ मशीन की एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग मशीन के कंपोनेंटों पर, मशीन के कंपोनेंट्स पर लगने वाले फोर्सेस और उनके इफेक्ट का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या समझ में आया? डायनेमिक्स थ्योरी ऑफ मशीन की एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग मशीन के कंपोनेंट्स पर लगने वाले फोर्सेस और उनके इफेक्ट का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। और भी याद रखना है कि मशीन के जो कंपोनेंट हैं, चाहे वो स्टैटिक कंडीशन में हो या फिर मोशन में हो, मतलब चाहे वो स्थिर अवस्था में हो या फिर गति की अवस्था में हो, दोनों ही कंडीशन में हम लोग लगने वाले फोर्सेस और उनके इफेक्ट की स्टडी करते हैं डायनेमिक्स के अंदर। अब जो डायनेमिक्स है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। जो यहां पर क्या लिखा? डायनेमिक्स है ना, मैं लिख देता हूं। डायनेमिक्स होता है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन में थोड़ी बहुत स्टडी आपने की होगी। फर्स्ट होता है स्टैटिक्स। फर्स्ट क्या होता है? स्टैटिक्स। दूसरा होता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये ध्यान से आप लोगों को पता होगा। स्टैटिक मींस होता है कि जब किसी मशीन के कंपोनेंट स्थिर अवस्था में होते, मतलब जब उनके बीच में कोई भी मोशन नहीं होता है, मशीन के कंपोनेंट के बीच में कोई भी मोशन नहीं हो रहा हो, मतलब वह बिल्कुल स्थिर अवस्था में हो, उस टाइम जब हम मशीन के कंपोनेंट पर लगने वाले फोर्सेस और उसके इफेक्ट का अध्ययन करते हैं तो हम उसको किस कंडीशन बोलते हैं? स्टैटिक डायनेमिक्स की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक डायनेमिक्स बोल सकते हैं। फिर दूसरी क्या होती है? काइनेटिक्स। क्या होती है? काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स क्या है? इसके अपोजिट है। काइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जब मशीन के कंपोनेंट मोशन में होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं, जब उस टाइम मशीन के कंपोनेंट पर लगने वाले फोर्सेस और उसके इफेक्ट का अध्ययन करते हैं तो वह किस कंडीशन में आते हैं? काइनेटिक्स की कंडीशन में आते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे डायनेमिक्स क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है। अब हम समझते हैं कि डायनेमिक्स के अंदर हम मशीन की किस टाइप की समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट समस्या में जो आता है डिफाइनिंग लॉ ऑफ मोशन, गति के नियमों को परिभाषित करना। डायनेमिक्स के द्वारा सबसे पहले हम गति के नियमों को परिभाषित करते हैं, जिसका नॉर्मल मतलब होता है कि अगर मशीन के पार्ट्स मोशन कर रहे हो तो हमें वहां पर मोशन जब करते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी डेफिनेट डायरेक्शन भी होती होगी, उनकी स्पीड भी होती होगी, उस दौरान जो फोर्सेस लगते हैं उनका भी हमें जानकारी होती होगी, किस डायरेक्शन में मोशन करेंगे,
कितनी दूरी तक वह क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये सारी क्या होते हैं मशीन के पार्ट्स में क्या होते हैं पहले से तय किए जाते हैं मशीन के अंदर। तो वह किसके द्वारा किसकी मदद से हम लोग तय करते हैं, डायनेमिक्स के अंदर। अब सेकंड नंबर पे हम देखें तो नेक्स्ट होता कंट्रोलिंग मोशन। अब जो मैकेनिज्म है या मशीन के पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनकी जो गति है उनको फिक्स कर दिया जाता है, तो उसके कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होगा, उनकी गति का कंट्रोलिंग सिस्टम भी पता होना चाहिए। तो जो मोशन का कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो उनके कंपोनेंट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग गति करेंगे, वह भी किसके द्वारा डिसाइड होता है, डायनेमिक्स के द्वारा डिसाइड होता है। जिस शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग ऑफ द मोशन, इसका मैकेनिज्म का। मशीन के पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट है, उनका जो मैकेनिज्म है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर उनके बीच में जो गति हो रही है उसके भी कंट्रोल, उनके जो मोशन को कंट्रोल करना है वह कैसे डिसाइड करते हैं हम, डायनेमिक्स की मदद से। नेक्स्ट होता है डिटरमाइनिंग फ्रिक्शन लॉसेस। अब जो मशीन के पार्ट्स गति कर रहे हैं, आप उसमें जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में फ्रिक्शन भी हो रहा होगा। तो फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए, उनको कैसे डिटरमाइन किया जाए कि किस टाइप का लॉसेस हो रहा है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, वह भी हम किसकी मदद लेते हैं, इसमें डायनेमिक्स की मदद लेते हैं। तो यह भी एक पॉइंट हो गया। इस तरह 3 पॉइंट हो चुके हैं, और भी कुछ पॉइंट समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग काइनेमेटिक पेयर रिएक्शन। अब काइनेमेटिक पेयर तो आप जानते होंगे, कोई भी दो पार्ट्स जुड़ेंगे और फिर क्या है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए, उसे काइनेमेटिक पेयर बोलते हैं। तो यह भी किसके द्वारा डिसाइड हम लोग करते हैं कि कौन से पार्ट्स होंगे, उनमें कैसे रिलेटिव मोशन होगा, वह किसके द्वारा डिसाइड होता है, किसके द्वारा डिटरमाइनिंग करते हैं हम, डायनेमिक्स के द्वारा। नेक्स्ट होता है बैलेंसिंग मशीन्स। अब बैलेंसिंग मतलब मशीन में बहुत सारे, जैसे पहले मैं बता चुका हूं, कंपोनेंट होते हैं, तो उनके बीच में जो मोशन की टाइम बैलेंसिंग भी होनी चाहिए। तो बैलेंसिंग जो मशीन के मैकेनिज्म में जो भी पार्ट्स जुड़े रहते हैं उनके बीच में बैलेंसिंग, वह किसके द्वारा डिसाइड होती है, डायनेमिक्स के द्वारा। तो यहां पर आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, जब भी इंट्रोडक्शन समझाएंगे जैसे जैसे मैंने पॉइंट लिखे, बस आपको इन्हीं को डायरेक्ट लिख कर आना है, इनको एक्सप्लेन नहीं करना है। थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा हमें कम से कम समझ में आ जाए कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जैसे लिखा बैलेंसिंग है ना, तो मशीन और मैकेनिज्म जानते हैं हम लोग, और जो मशीन के पार्ट्स होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, और जब उनके बीच में मोशन होता है, मोशन तभी होगा जब उनके बीच में क्या हो, बैलेंसिंग कंडीशन में हो। और बैलेंसिंग कंडीशन हम जानते हैं डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। जब फोर्सेस की बात आ गई तो हम डायनेमिक्स की बात करेंगे। तो इसके अंदर जो बैलेंसिंग है मशीन्स और मैकेनिज्म है, वह किसके द्वारा डिसाइड करते हैं हम, डायनेमिक्स के द्वारा। इसके अलावा हम लोग जो एनालाइसिस करते हैं किसका, जो फोर्सेस एंड कपल्स हैं, किसी मशीन के मेंबर्स पर जो फोर्सेस और कपल्स का इफेक्ट है, किसके कारण, जो एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सीलरेशन के कारण हो रहा है, उसको भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसके अंदर, डायनेमिक्स ऑफ मशीन के अंदर। तो ये बहुत सारी मैंने समस्याओं के नाम लिखे हैं, इन सबका सॉल्यूशन कहां पर होता है, डायनेमिक्स के अंदर होता है। क्योंकि ये जो समस्या सब में दिख रही है हमें, फोर्सेस के कारण होती हैं और उसके इफेक्ट के कारण होती हैं। तो हमें फोर्सेस और उसका इफेक्ट का जो एनालिसिस है, जो उसकी स्टडी है, किसके अंदर करते हैं हम, डायनेमिक्स के अंदर है। तो हमें जो इंट्रोडक्शन जो मैंने समझाने की कोशिश की, वह आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, समझते हैं कुछ डेफिनेशन। तो पहली डेफिनेशन हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट की। यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन कुछ एग्जांपल की सहायता से मैं इसको समझा देता हूं। मान लेते कोई बॉडी है, क्या एक बॉडी है, क्या एक बॉडी है, हमने मान लिया क्या है, इस पर एक फोर्स लगा दिया F। इसकी क्या होगी, इनिशियल पोजीशन, क्या होगी, इनिशियल पोजीशन। अब जो भाई जब फोर्स लगेगा तो मान लिया मैंने, ये चल के कहां आ गई है, यहां आ गई है, ये क्या होगा, इसका एंड पोजीशन होगी, ये क्या हो गई, एंड पोजीशन। तो यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो यहां पर लिखा
चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, मतलब यहां से बॉडी कहां आई, यहां पर आई, जिसका मतलब है चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमें यहां से यहां तक चलना था, तो बॉडी को हमने कहां से, यहां से उठाकर यहां रख दिया, मतलब यहां से कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई है, इस फिक्स पॉइंट से यहां से लेकर यहां तक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या हुआ यहां पर, किसी बॉडी की स्थिति में, एक निश्चित स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष किसी पिंड की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं, उम्मीद है। अब लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर आप जानते हैं। जैसे मैंने मान लिया हम लोग कॉलेज जाते हैं, मान लो ये क्या है, हमारा होम है, घर है, यहां से हम किसी मतलब कोई दूसरे स्थान पर भी गए, मान लिया कोई क्या है, यहां पर चौराहा है या कोई दूसरी जगह है, फिर जाके हम यहां पर क्या गए हैं, ये हमारा क्या है, कॉलेज है। मतलब पहले हमने कितनी की, मान लो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर हमने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये जो हमने की यहां से 10 किलोमीटर और यहां से 4 किलोमीटर, ये टोटल कितनी हो गई, 14 किलोमीटर क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। ये क्या है, यहां से एक आदमी चला, यहां कॉलेज पहुंचा, पहले यहां से गया, पहले 10 किलोमीटर दूरी तय करके यहां पहुंचा, फिर यहां से उसने 4 किलोमीटर दूरी तय की, फिर यहां पहुंचा। इस तरह ये टोटल क्या हुई, डिस्टेंस हुई। इसे कहते हैं डिस्टेंस कवर करना। लेकिन उसने यदि इसको तो क्रॉस कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं, वह डायरेक्ट यहां से यहां गया, क्या गया, डायरेक्ट यहां से यहां गया, ये क्या होगा, दो फिक्स पॉइंट हो गए, क्या होगा, दो फिक्स पॉइंट हो गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसी को यहां पर लिखा है, क्या लिखा, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो क्या समझ में आया कि ये जो बीच में जो दूरी तय की, इससे कोई मतलब नहीं, इस तरह जब दूरी तय करके जा रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। लेकिन डायरेक्ट हम एक अपने जिस स्थान पे थे वहां से डायरेक्ट जहां पर पहुंचना है वहां पर पहुंचते हैं, तो वह जो दूरी रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट दो टाइप्स का होता है, लीनियर और एंगुलर। जब एक सीधी रेखा में डिस्प्लेसमेंट होता है, कैसा, जब सीधी रेखा में डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब एक कर्व पाथ तय करता है, जैसे मान लो यहां पर एक कोई बॉडी है ये वाली, और उसने ऐसी तय करी, ऐसी डॉट लिया, मान लो यहां से यहां थी और ऐसी यहां पर आ गई है, तो यहां पर कोई ना कोई किसी ना किसी एंगल से उसने दूरी तय की होगी, क्योंकि कर्व पाथ बन रहा है। कौन सा, कर्व टाइप का पाथ बन रहा है। तो जब कोई बॉडी किसी दूसरे एक फिक्स पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पर पहुंचती है, लेकिन वह फॉलो क्या करती है, कर्व पाथ को फॉलो करती है, तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम क्या बोल देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन मैंने इंग्लिश और हिंदी में यहां पर लिख रखी है, आप समझ सकते हैं। हम सभी जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, नॉर्मल मीटर पर सेकंड के नाम से हम जानते हैं। ये होती है यूनिट, जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मान लिया मैंने, हमारे पास कोई गाड़ी है और भोपाल से हम लोग इंदौर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं। तो हमने यहां से चालू की दूरी, मान लो यहां पर पहुंच गए, यहां से चले हम लोग, यहां तक पहुंचे, तो हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, यहां से यहां तक हम लोग कितनी दूरी चले। मैंने मान लिया हम कितने चले, 2 किलोमीटर चले। फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो मान लिया मैंने, हमें जो समय लगा 1 आवर्स लगा। कितना लगा, 1 आवर्स लगा, या कुछ और दूरी हो सकती। तो ये क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई। मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है किसी बॉडी की, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, वह क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, या वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसे मान लिया मैंने कि यहां से फिर हम लोग यहां तक चले, तो हम यहां पर क्या देखेंगे कि कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की, कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की।
तब हमें पता चलता उसकी वेलोसिटी। समझ में आ गया? क्या करेंगे हम? टाइम के साथ दूरी देखेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? वेलोसिटी को डिफाइन कर पाएंगे। उम्मीद है बकाया तो आप लोग कम से कम बहुत पहले से वेलोसिटी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हमने इस पे यहां पर डेफिनेशन लिख दी है कि आप उसको समझ सकें और पढ़ सकें। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है? तो जो वेलोसिटी में परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया था उसी को हम ले लेते हैं। भोपाल टू कहां गए थे हम लोग? इंदौर गए थे। और हमने यहां पर क्या देखा था कि हम यहां से मान लो यहां तक चले, फिर यहां तक चले, फिर ऐसे ऐसे हम कहां पहुंच गए? इंदौर पहुंच गए। तो हमने क्या मान लो पहले घंटे में, फर्स्ट आवर्स में हमने डिस्टेंस मान लो हमने कितनी कवर की थी? मान लो मैंने 5 किलोमीटर कवर की थी। तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई थी हमारी? क्या करेंगे हम? 5 बटे कितना कर देंगे? 1 हावर्स कर देंगे, ऐसे वेलोसिटी। लेकिन यदि हम यहां पर अब स्पीड बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं? स्पीड बढ़ा देते हैं, यहां तक पहुंचने में जो इतना समय लग रहा था हो सकता कम लगे, या स्पीड कम कर देते हैं तो हो सकता है ज्यादा समय लग जाए। तो किसमें परिवर्तन हो रहा है? वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। अब एक्सेलरेशन भी दो टाइप्स का होता है, एक लीनियर एक्सेलरेशन, दूसरा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन को नॉर्मली ये लीनियर डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी का हुआ है क्या कहलाएगा? लीनियर एक्सेलरेशन। और एंगुलर डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाएगी? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो लीनियर एक्सेलरेशन है इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। यहां पर राइटिंग पे ना जाए तो मैं लिख रहा हूं, उसको जरूर देखें। ये होता है dv अपॉन dt। ये बिल्कुल नोट करके रखें क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह आएगा तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। dt और ये हो जाएगा हमारा ds अपॉन dt और इक्वल डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। बस इतना नोट करके रखें, जब मैं इसके बारे में समझाऊंगा इसका कैसे यूज होगा तो उस टाइम इसको हम समझेंगे। दूसरा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं? डी ओमेगा अपॉन डी टी हो जाएगा इक्वल डी अपॉन डी टी, ब्रैकेट में लिख देंगे डी थीटा अपॉन, मतलब किस में परिवर्तन है? एंगुलर है, मतलब जो एंगल वहां पर बना रहा है उसमें परिवर्तन, dt हो जाएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा यहां पर? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये हमें याद रखना है, इतनी जो भी मैंने यहां पर ये बताने की कोशिश की वो याद रखना। ये क्या है? डी एस है, याद रखें ना, मैं लिख देता हूं डी एस है। तो ये थोड़े से फॉर्मूले हैं, वैसे मैं फिर से रिपीट करूंगा जब बताऊंगा, लेकिन अभी कई बार क्या होता है हमें डिफाइन करना हो एक्सेलरेशन को, तो ये थोड़ा बहुत लिख कर आएंगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।